नमस्ते दोस्तों। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक ट्रेन के अंदर का सीन देखते हैं जहां एक लड़के को सामने बैठी एक लड़की से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। वो अपने मन में काफी देर तक सोचता रहता है और आखिरकार हिम्मत जुटाकर उस लड़की से उसका कांटेक्ट नंबर मांगने का फैसला करता है। वो कहता है, प्लीज क्या आप मुझे अपनी ईमेल आईडी देंगी? लड़की कहती है, मेरे पास सेलफोन नहीं है। ये सुनकर लड़का एकदम हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि ये बस उसे मना करने का एक बहाना है। जैसे ही वो उदास होकर वहां से जाने वाला होता है, तभी अचानक वो लड़की उसे पीछे से आवाज देती है, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सच में मेरे पास कोई फोन नहीं है। फिर वो दोनों प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और इत्तेफाक से दोनों की उम्र 20 साल ही होती है। यहाँ गाओशो बहुत नर्वस हो रहा था। वो किसी शर्मीली लड़की की तरह बिहेव कर रहा था। बातों बातों में गाओशो को एक बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि वो पास ही के आर्ट्स कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन उसने कभी नहीं सुना कि आसपास कोई ब्यूटी स्कूल भी है। आइमी तुरंत समझाती है कि उसका स्कूल यहाँ से थोड़ा दूर है। वो बस गलती से यहाँ उतर गई थी, क्योंकि वो अभी यहाँ नई है और रास्तों से अनजान है। फिर गाओशो पूछता है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तुमने मुझे ही क्यों चुना? आइमी पलटकर पूछती है, मुझ में ऐसा क्या है जिसने तुम्हें अट्रैक्ट किया? गाओशो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। असल में वो बहुत ही इंट्रोवर्ट नेचर का लड़का है। उसने आज तक किसी लड़की से खुद होकर बात नहीं की थी, लेकिन आइमी को देखते ही उसे कुछ अलग फील हुआ। उसका दिल कहने लगा कि इस लड़की को जाने नहीं देना चाहिए। उसकी बातें सुनकर आइमी अचानक थोड़ा इमोशनल हो जाती है। गाओशो अभी कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन आइमी की नजरें बार बार आने वाली ट्रेन की तरफ जा रही थी। वो कहती है, अब मुझे जाना होगा, बाय। गाओशो तुरंत पूछता है, सुनो, क्या हम दोबारा मिलेंगे? जैसे ही आइमी पीछे मुड़ती है, गाओशो देखता है कि उसकी आंखों में आंसू थे। वो घबराकर पूछता है, क्या हुआ? आइमी कहती है, बस कुछ बहुत दुखद हुआ है मेरे साथ। हम जरूर मिलेंगे, कल मिलते हैं। और वो चली जाती है। गाओशो ज्यादा नहीं सोचता। वो बस इस बात से खुश था कि वो आइमी से कल फिर मिलेगा। अगले दिन गाओशो उसी मेट्रो में आइमी को ढूंढता है। उसकी नजरें हर जगह बस उसी को खोज रही थी, लेकिन बदकिस्मती से वो उसे कहीं नहीं दिखती। उसे लगता है कि शायद कल मिलते हैं। बस उसका दिल रखने के लिए कहा गया एक झूठ था। क्लास के बाद गाओशो चिड़ियाघर में स्केचिंग करने आता है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, ये वही पेंटिंग है ना जो क्लासरूम में लगी हुई है? खासकर इसके पिछले हिस्से की लाइंस बहुत परफेक्ट हैं। गाओशो चौंक जाता है, तुम यहाँ कैसे? हमने तो कल मिलेंगे बोला था ना, और मैंने तो बताया भी नहीं था कि मैं आज यहाँ ड्राइंग करूंगा। गाओशो का दिमाग चकरा जाता है। वो अभी कुछ पूछने ही वाला था कि आइमी उसकी बात काट देती है। उसे पता था कि कल गाओशो कुछ कहना चाहता था, लेकिन आइमी की जल्दबाजी की वजह से वो कह नहीं पाया था। असल में गाओशो उसे बताना चाहता था कि एक ऐसी जगह है जो उसे बहुत पसंद है। आइमी कहती है कि वो उस जगह को देखना चाहती है, और वो भी अभी के अभी। वैसे तो वो जगह बहुत साधारण थी, लेकिन गाओशो के लिए वो बहुत खास यादें समेटे हुए थी। उसे याद आता है जब वो 5 साल का था। बिल्कुल ऐसा ही मौसम था और वो सामने वाले पुल से नीचे गिर गया था। वो डूबने ही वाला था और उसकी जान जा सकती थी, लेकिन उसकी जिंदगी के आखिरी पलों में एक अनजान औरत ने उसे बचाकर किनारे पर पहुंचा दिया था। आइमी कहती है, जब मैं 5 साल की थी मैं भी मरते मरते बची थी। गाओशो हैरान होकर पूछता है, क्या सच में? ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है। गाओशो को कोई शक नहीं होता। उसे लगता है कि शायद ये किस्मत का खेल है। वो फिर से उससे उसका नंबर मांगता है, और इस बार आइमी कोई बहाना नहीं बनाती। वो एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखकर दे देती है। घर जाकर गाओशो बस उस कागज को घूरता रहता है। उसका दोस्त शांगशान उसे समझाता है कि उसे पहल करनी चाहिए। यार, उसे खाने पे या चाय पे बुला ले। गाओशो अभी भी शर्मा रहा था। शांगशान कहता है, अभी कॉल कर। अगर इतनी हिम्मत भी नहीं है तुझमें, तो तू जिंदगी भर सिंगल ही रहेगा। गाओशो काफी देर तक सोचता रहा कि अगर फोन कर भी लिया तो बात क्या करेगा। शांगशान से अब और नहीं देखा गया। उसका मानना था कि सबसे जरूरी है पहला कदम उठाना, और फिर शांगशान की मदद से फोन लग जाता है। उधर से आइमी की आवाज सुनकर गाओशो की धड़कनें तेज हो जाती हैं। शुक्र है कि शांगशान वहां उसकी मदद के लिए था, और गाओशो कामयाबी से आइमी को डेट के लिए पूछ लेता है। वो दोनों कल दोपहर मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन क्लास के बाद वो उस जगह का मुआयना करने जाता है। तभी उसका एक क्लासमेट उसे रोक लेता है। वो बताता है कि जो पेंटिंग उसने कल बनाई थी वो सच में स्कूल की प्रदर्शनी दीवार पर लगी हुई है।
गाओशो सोच में पड़ जाता है, ये तो मैंने कल ही बनाई थी, आइमी को इसके बारे में कैसे पता चला। लेकिन वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। शांगशान के प्लान के मुताबिक वो उस इलाके को अच्छे से समझ लेता है और वहाँ के कुछ खाने की डिशेस भी ट्राई करता है। वो बस इंतजार कर रहा था कि कब आइमी को ये सब दिखाएगा। उसे एहसास होता है कि प्यार में होना ऐसा ही फील होता है। आखिरकार मिलने का समय आ गया। वो बिल्कुल एक गाइड की तरह आइमी को आसपास की सारी चीजें दिखा रहा था। जो खाना उसने चखा था वो आइमी को भी बहुत पसंद आता है। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था। फिर उन्होंने साथ में एक मूवी भी देखी, लेकिन पूरे टाइम गाओशो की नजरें बस आइमी पर ही टिकी थी। आज की डेट बहुत ही शानदार रही और गाओशो को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि आइमी को भी कुत्तों से बहुत प्यार था, बिल्कुल उसकी तरह। पर यह लड़की गाओशो को कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर देती थी। वो अचानक कहती है, सच कहूँ तो मैं तुम्हें ही देख रही थी। गाओशो चौंक जाता है, क्या? वो कहती है, तुम्हें पता भी नहीं चला होगा। गाओशो को लगता है कि ये प्यार का इजहार है, तो अब उसे भी बहादुर बनना पड़ेगा। वो कांपते हुए कहता है, प्लीज क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आइमी कहती है, मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं हूँ, लोग अक्सर मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। गाओशो कहता है, कोई बात नहीं। वो फिर कहती है, मैं बहुत जिद्दी भी हूँ और कई बार सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। गाओशो कहता है, मुझे सब मंजूर है, और एक बात, मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, प्लीज मेरा ख्याल रखना। और उस रोमांटिक पेड़ के नीचे उन दोनों का रिश्ता शुरू हो जाता है। जिस दिन गाओशो अपना घर शिफ्ट कर रहा था, आइमी भी मदद करने पहुंच जाती है। वो बहुत तमीजदार और समझदार लड़की थी। शांगशान भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। वो कहता है, यार इसे कभी मत खोना, ताकि गाओशो और आइमी को कुछ प्राइवेट टाइम मिल सके। शांगशान बहाना बनाकर वहाँ से खिसक लेता है और आइमी सच में वैसी ही थी जैसा उसने बताया था। वो बहुत इमोशनल थी। सिर्फ गाओशो के साथ सफाई करते हुए भी उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सामान खोलते वक्त आइमी को एक नोटबुक मिलती है। गाओशो बताता है कि ये डायरी उसे बचाने वाली औरत की है। जब वो उसे बचाकर गई थी, उसके 5 साल बाद गाओशो को अपने गांव में वो औरत फिर मिली थी। उस औरत ने ये डायरी उसे दी थी और कहा था कि अगली मुलाकात पर ले लेगी। लेकिन इतने साल बीत गए, वो वापस नहीं आई। गाओशो सोचता है कि शायद वो अब तक भूल चुकी होगी। रात को जब वो आइमी को छोड़ने जा रहा था, तो देखता है कि आइमी के हाथ ठंडे पड़ रहे हैं। गाओशो हिम्मत करके उसका हाथ थाम लेता है। आइमी ने मना नहीं किया। ये पहली बार था जब गाओशो ने किसी लड़की का हाथ पकड़ा था। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन तभी आइमी की आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। लगता है ये लड़की सच में बहुत ज्यादा इमोशनल है। मेट्रो में चढ़ने के बाद वो दोनों कल फिर मिलने का वादा करते हैं। गाओशो को अब बस कल का इंतजार था। कल मिलते हैं ये शब्द अब उनका कोड वर्ड बन चुका था। अब वो दोनों लगभग रोज ही डेट पर जाने लगे। आइमी खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। गाओशो को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बस चुपचाप बैठकर इंतजार करना होता था। लेकिन जब उसने आइमी का बनाया बीफ स्टू खाया तो वो हैरान रह गया। इसका टेस्ट बिल्कुल उसकी माँ के हाथ जैसा था, क्योंकि इसमें मैंने डार्क चॉकलेट डाली है, आइमी कहती है। गाओशो पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ बीफ स्टू में चॉकलेट डालती हैं? आइमी गड़बड़ा जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो टालने के लिए कह देती है कि गाओशो ने ही कभी बताया होगा, लेकिन गाओशो को पक्का याद था कि उसने ऐसा कभी नहीं बताया। उसे याद आता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है, जैसे आइमी को भविष्य पता हो। उस दिन चिड़ियाघर में जिराफ वाली ड्राइंग के बारे में आइमी ने पहले ही बता दिया था कि वो प्रदर्शनी में लगेगी, और अगले दिन सच में वो वहाँ लगी थी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? गाओशो कोई बेवकूफ नहीं था। एक बार हो तो इत्तेफाक, पर बार बार आइमी को चीजें पहले से कैसे पता होती हैं? उसे शक होने लगता है कि क्या आइमी सच में फ्यूचर देख सकती है। आइमी मजाक में पूछती है, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा फ्यूचर जानती हूँ तो तुम क्या करोगे? गाओशो घबराकर कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जानना। आइमी हंस पड़ी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ यार, चलो अब खाना खाओ। उनकी डेटिंग को 15 दिन बीत चुके थे। वो एक दूसरे को काफी अच्छे से जानने लगे थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी गाओशो उसका नाम पुकारता, आइमी की आंखों में आंसू आ जाते। एक रात उन्होंने घर पर मूवी देखी और फिल्म खत्म होने के बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। लेकिन आइमी उस वक्त भी रो रही थी, और चाहे कितनी भी रात हो जाए वो कभी गाओशो के घर नहीं रुकती थी, अपने घर चली जाती थी। उसके जाने के बाद गाओशो ने देखा कि आइमी अपनी नोटबुक वहीं भूल गई है। उसके अंदर की जिज्ञासा जाग उठी और उसने उसे खोल लिया। लेकिन अंदर जो लिखा था वो बहुत अजीब था। अभी तो 8 मार्च है,
लेकिन डायरी में लिखा था कि ये उनकी पहली मुलाकात थी, जबकि गाओशो के लिए ये आज की तारीख थी। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसका दिमाग घूमने लगा। डायरी उल्टी लिखी हुई थी, उसमें भविष्य की तारीखें और घटनाएं लिखी थी। वो जानना चाहता था कि 8 मार्च के पन्ने पर आखिर क्या राज छिपा है। तभी पब्लिक फोन से एक कॉल आता है। फोन उठाते ही आइमी की आवाज आती है। वो सीधे पूछती है, क्या तुमने डायरी पढ़ ली? उसे पता था कि गाओशो को कुछ समझ नहीं आएगा। मेरे पास एक राज है जो मैंने तुमसे छिपाया है। मैं तुम्हें कल सब सच बता दूंगी। कल सुबह 6 बजे क्लास में आ जाना, और हाँ, उस डिब्बे को भी साथ लाना। गाओशो को समझ नहीं आया कि वो किस डिब्बे की बात कर रही है। रात के 12 बज चुके थे। फोन कट चुका था। गाओशो ने दिमाग लगाया, शायद डिब्बा मतलब वो लॉक की हुई काली नोटबुक। अगली सुबह वो 6 बजे स्कूल पहुंचता है और आइमी वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आज वो गाओशो को एक ऐसा सच बताने वाली थी जिसके लिए उसे बहुत मजबूत कलेजे की जरूरत थी। वो चाहती थी कि गाओशो हर सच सुनने के लिए तैयार रहे। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अब जो मैं बताऊंगी वो तुम्हारी दुनिया हिला देगा। आइमी की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो शायद तुम्हें किसी सपने जैसा लगेगा। अगर मैं कहूँ कि एक और दुनिया है जो बिल्कुल हमारी दुनिया से जुड़ी हुई है, तो क्या तुम यकीन करोगे? मैं उसी दुनिया से आई हूँ। क्या? गाओशो हैरान रह जाता है। मेरी दुनिया का समय तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चलता है। मतलब कि जो तुम्हारा आने वाला कल है वो मेरा बीता हुआ कल है। गाओशो को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। आइमी पूछती है, तुम्हें वो पेंटिंग याद है? उसे इसलिए पता था कि वो पेंटिंग वहां लगेगी, न कि इसलिए कि वो भविष्य देख सकती है, बल्कि इसलिए कि आइमी का समय गाओशो से उल्टा बह रहा है। इसीलिए आइमी को पहले से सब पता था। जो पेंटिंग गाओशो ने चिड़ियाघर में बनाई थी, आइमी के लिए वो 15 दिन बाद की बात थी। इसलिए उसने गलती से बोल दिया था कि ये दीवार पर लगेगी। और उस काले डिब्बे की चाबी, हैरानी की बात है कि वो आइमी के पास ही थी। ये कोई नोटबुक नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा संदूक था। उसके अंदर एक फोटो थी जिसे देख गाओशो हिल गया। फोटो में उसके और उसके माता पिता के अलावा आइमी भी उनके साथ खड़ी थी। गाओशो पूछता है, तुम्हारी मेरे पेरेंट्स के साथ फोटो कैसे हो सकती है? आइमी कहती है, हम ये फोटो खिंचवाएंगे तुम्हारे भविष्य में और मेरे अतीत में। जिसने तुम्हें ये डिब्बा रखने को दिया था उसकी उम्र क्या थी? वो ठीक 30 साल की थी। वो 10 साल बाद की मैं हूँ। जब तुम 10 साल के थे तो तुम जिससे मिले थे वो कोई और नहीं, फ्यूचर की मैं ही थी। उस वक्त आइमी ने कहा था, इसे मेरे लिए रख लो, इसमें मेरी सबसे कीमती चीज है, इसे खोना मत। गाओशो ने पूछा था, इसमें क्या है? जब हम अगली बार मिलेंगे तब बताऊंगी, तब हम इसे साथ में खोलेंगे। इतने सालों से आइमी इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वो हर 5 साल में सिर्फ एक बार मिल सकते हैं, और वो भी सिर्फ 30 दिनों के लिए। यानी जब गाओशो 10 साल का था वो 30 साल की आइमी से मिला था, और जब गाओशो 5 साल का था और डूबने वाला था तो उसे 35 साल की आइमी ने बचाया था। गाओशो के लिए वो 15 साल पहले की बात थी, लेकिन आइमी के लिए वो 15 साल बाद की बात थी, क्योंकि उनका समय उल्टा चल रहा है। तभी आइमी ने कहा था कि वो भी 5 साल की उम्र में मरने वाली थी, और उसे बचाने वाला शख्स 35 साल का गाओशो था। उन दोनों ने अलग अलग वक्त में एक दूसरे की जान बचाई थी, और अब वो प्रेमी बनकर इसलिए साथ हैं क्योंकि 20 साल की उम्र ही उनका मिलन बिंदु है। आइमी कहती है, तुम्हारा कल मेरे लिए मेरा कल है। हाँ, मैं तुम्हारे बाल काटने आऊंगी। अब गाओशो को सब समझ आ रहा था। डायरी में फ्यूचर की तारीखें इसलिए थीं क्योंकि वो गाओशो ने ही आइमी को लिखवाई थी। आइमी बस उस डायरी के हिसाब से सब कुछ दोहरा रही थी। तभी उन्हें वही कुत्ता फिर से दिखाई देता है। आइमी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने उसे आज पहली बार देखा हो, जबकि वो उसे कल देख चुकी थी, यानी उसके भविष्य में। गाओशो को अब पूरी सच्चाई समझ आ गई थी। उनका समय उल्टा चल रहा है। जो गाओशो का कल था वो आइमी का आज है। गाओशो को अपने प्यार पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ कितना आसान था, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखे हुए स्क्रिप्ट जैसा था। ये तो बस एक्टिंग हुई ना। हर कदम बस डायरी के हिसाब से उठाया गया था। 3 मार्च आइमी का 11वां दिन और गाओशो का 20वां दिन। वो गार्डन म्यूजियम में डेट पर जाते हैं। आइमी बहुत खुश थी, लेकिन गाओशो का मूड बिल्कुल खराब था। वो अब उस डायरी के हिसाब से नहीं चलना चाहता था। वो पूछता है, क्या हमें डायरी के हिसाब से ही सब करना होगा? आइमी पूछती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसमें बहुत दर्द है। आइमी उसके सामने थी, लेकिन गाओशो को लग रहा था कि वो अकेले ही डेट कर रहा है। उसे लग रहा था कि असली आइमी तो वहाँ है ही नहीं। ये सब बहुत तकलीफ देह था उसके लिए।
वो सोचता है क्या हमारा ऐसा होना किस्मत में पहले से लिखा था। शांगशान देखता है कि गाओशो बहुत उदास है। उसे लगा शायद इनका झगड़ा हुआ है। वो गाओशो को चांद की तरफ देखने को कहता है। चांद और धरती को देखो, ये पास होकर भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, घूमते रहते हैं लेकिन कभी एक नहीं हो पाते। अगर ये प्रेमी होते तो कितना दर्द होता ना। शांगशान की बात सुनकर गाओशो को अचानक एक बात समझ आती है। उसे आइमी की कही बात याद आती है कि 20 साल की उम्र में ही वो प्रेमी बन सकते हैं और उनके पास सिर्फ 30 दिन हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त के बाद वो कभी सेम उम्र के नहीं होंगे। उसे समझ आता है कि हर पल जो वो साथ बिता रहे हैं वो उनके रिश्ते का आखिरी पल है। गाओशो के लिए जो पहली बार है वो आइमी के लिए आखिरी बार है और ये पल कभी वापस नहीं आएंगे। उनके पास वक्त बहुत कम बचा है। ये सोचकर गाओशो तुरंत आइमी को फोन करता है। अब वो समय की इस रुकावट से नहीं डरता। वो ठान लेता है कि वो आइमी के साथ हर पल को जिएगा। उसे याद आता है जब वो 5 साल की थी और पहली बार अपनी फैमिली के साथ इस दुनिया में आई थी। उसके माता पिता उसे मेले में ले गए थे, लेकिन वहाँ अचानक एक धमाका हो गया। मौत उसके बिल्कुल करीब थी। तभी एक आदमी ने 5 साल की आइमी को बचा लिया और वो आदमी कोई और नहीं 35 साल का गाओशो था। आइमी ने पूछा था, क्या हम फिर मिलेंगे? हाँ, जरूर मिलेंगे। आइमी को तभी गाओशो से प्यार हो गया था। उसने इतना दर्द सिर्फ इसलिए सहा ताकि वो 20 साल की उम्र में गाओशो से मिल सके। सुबह हो जाती है। 3 मार्च, आखिरी दिन आने में सिर्फ 8 दिन बचे थे। वो दोनों मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। गाओशो ने अपने डर को जीत लिया था। अब वो अपनी कल वाली आइमी को खुश रखेगा। भले ही ये सब पहले हो चुका हो, फिर भी वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। वो यादें बनाना चाहते थे क्योंकि 20 साल की ये उम्र फिर कभी नहीं आएगी। वो एक दूसरे के कल और आज को जोड़ना चाहते थे। दिन बीतते जा रहे थे। आइमी को डायरी से पता था कि वो शांगशान से मिल चुकी है, पर असल में उसके लिए ये पहली मुलाकात थी। फिर भी वो सबसे बहुत प्यार से मिलती है। शांगशान को भी महसूस होता है कि उसका दोस्त अचानक बहुत समझदार हो गया है। एक के लिए ये सब रोज हो रहा है और दूसरे के लिए ये सब पहली बार है। फिर भी वो साथ मिलकर इसका सामना कर रहे हैं। यही सच्चा प्यार है जो समय से परे है। गाओशो कहता है, आई लव यू। वो गाओशो के पेरेंट्स से मिलने आते हैं। मम्मी ने ढेर सारा खाना बनाया था। आइमी एक बाइट लेती है और उसे वो बहुत पसंद आता है। वो कहती है, लाजवाब। मम्मी कहती है ना, इसमें मैंने डार्क चॉकलेट मिलाई है। आइमी सोचती है, अच्छा तो ये राज है। फिर मम्मी एक पुरानी कहानी सुनाती हैं कि गाओशो बचपन में बहुत शैतान था। 5 साल की उम्र में वो डूबने ही वाला था। शुक्र है कि एक औरत ने उसे बचा लिया। उन्होंने उस औरत को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। उन्हें दुख है कि वो उसे थैंक यू नहीं बोल पाए। उन्हें क्या पता था कि वो औरत कोई और नहीं, उनके सामने बैठी आइमी ही है। डिनर के बाद वो सब साथ में एक फोटो खींचते हैं। ये वही फोटो थी जो उस डिब्बे में थी। ये सोचकर कि ये खुशी बस कुछ पल की है, गाओशो का दिल भर आता है। आइमी भी मजबूर थी। वो बस रोते हुए सॉरी बोलती रहती है। अब सिर्फ एक दिन बचा था। वो समय को रोक नहीं सकते थे। 16 मार्च, आइमी का पहला दिन और गाओशो का आखिरी दिन। वो क्लासरूम में आते हैं जहां गाओशो आइमी का एक स्केच बनाता है ताकि वो हमेशा उसके दिल में रहे। आइमी गाओशो से एक रिक्वेस्ट करती है। वो चाहती है कि गाओशो उसे सब कुछ बताए कि इन 30 दिनों में क्या क्या हुआ, क्योंकि उसके पास जो डायरी है वो 25 साल के गाओशो ने दी थी। एक उसका चेहरा बना रहा था और दूसरा उन यादों को समेट रहा था। उनके पास अब दोबारा जीने का वक्त नहीं था। बस ये ड्राइंग और नोटबुक ही निशानी बचने वाली थी। बताते बताते गाओशो अचानक रुक जाता है। उसे तो सब याद रहेगा क्योंकि उसने जिया है, लेकिन आइमी को तो बस स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग करनी पड़ेगी। गाओशो समझ जाता है कि आइमी अंदर से कितना टूट चुकी है। पहले वो नहीं समझा था, पर अब उसे एहसास होता है। भले ही फ्यूचर पता हो, लेकिन खुशी के पल तो खुशी ही देते हैं ना। वो कहता है, सॉरी यार, मैं भी बहुत जल्दी रो देता हूँ। रात के 12 बजने वाले थे। जुदाई का वक्त आ गया था। वो स्टेशन पर आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। आइमी अब गाओशो के अतीत में लौट जाएगी और वो अब प्रेमी नहीं रहेंगे। वो पूछती है, क्या हम बस अजनबी बनकर रह जाएंगे? गाओशो कहता है, नहीं, हम कभी अलग नहीं होंगे। हम दोनों सिरों को जोड़कर एक सर्कल बनाएंगे। हम एक हो जाएंगे। हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और फिर ट्रेन चली जाती है और गाओशो अंधेरे में अकेला रह जाता है। वो जुदाई का दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन उसके आखिरी शब्द समय को चीरते हुए आइमी तक पहुंच गए थे। यही वो बंधन था जो उन्हें जोड़े रखेगा। 5 साल बाद 25 साल का गाओशो 15 साल की आइमी को ढूंढ लेता है। वो उसे वो पेंटिंग दिखाता है
और अपनी 30 दिनों की लव स्टोरी सुनाता है। 15 साल की आइमी ये सुनकर फैसला करती है कि वो 5 साल बाद 20 साल के गाउशो से जरूर मिलेगी। समय फिर से शुरुआत पर आ जाता है। 20 साल की आइमी गाउशो को ढूंढते हुए आती है। उसे डायरी से पता था कि गाउशो उससे बात करेगा, इसलिए उसने वही सफेद ड्रेस पहनी थी जो गाउशो ने पेंटिंग में बनाई थी, वही विदाई वाली ड्रेस। मेट्रो में सफेद ड्रेस में आइमी को देखकर गाउशो खुद को रोक नहीं पाता और मुड़कर देखता है। आइमी सोचती है, आखिरकार मैं उसके पास पहुंच ही गई। गाउशो पूछता है, तुम यहाँ कैसे? हमने तो कल मिलने का वादा किया था। और फिर वो प्रपोज करता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आइमी रोते हुए कहती है, प्लीज मेरा ख्याल रखना। और फिर डायरी के मुताबिक वो अपने 30 दिन साथ बिताते हैं। हम कभी अलग नहीं होंगे, हम अपनी दुनिया को एक कर देंगे। एक सर्कल की तरह हम एक हो जाएंगे, क्योंकि हमारी किस्मत एक ही है। किसी को नहीं पता कि ये साथ कब छूट जाए। हम जिसे रोज की जिंदगी समझकर जीते हैं, वो असल में लिमिटेड एडिशन पल होते हैं। अपने आज के हर एक पल, हर एक सेकंड को खुल के जियो, क्योंकि वक्त को हराने का बस यही एक सबसे प्यारा तरीका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार ड्रामा एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।